बस के अंदर 4 दोस्त रामू, बिरजू, हरवन और भोला बैठे थे। चारों पेशे से ड्राइवर थे और लंबे समय बाद मिली छुट्टी की खुशी में अपने घर लौट रहे थे। इंजन की घरघराहट और टायरों के नीचे कुचले जा रहे सूखे पत्तों की आवाज माहौल को और भी भारी बना रही थी। खिड़कियों के शीशे पुराने थे जो रास्ते के हर झटके के साथ ऐसे खड़खड़ाते थे मानो कोई बाहर से उन्हें तोड़कर अंदर घुसना चाह रहा हो। बिरजू ने घबराहट में खिड़की से बाहर झांका। दूर दूर तक सिर्फ काले साए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ सड़क की ओर झुक रहे हो, जैसे वे बस को दबोच लेना चाहते हो। उसने कहा, अरे रामू भाई, ये बस इस कच्चे रास्ते पर क्यों ले ली? हाईवे से जाते तो देर भले होती पर सुकून तो रहता। मैंने सुना है इस कालखेत जंगल में छलावा रहता है। जो एक बार इसके चंगुल में फंसा वो कभी घर की चौखट नहीं देख पाया। बिरजू के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। हरवन, जो स्वभाव से थोड़ा बेबाक और तर्कवादी था, जोर से ठहाका लगाकर हंसा। उसकी हंसी बस की खामोशी में गूंज उठी। अरे बिरजू, तू तो बच्चा ही रहा। छलावा, भूत प्रेत ये सब दादी नानी की कहानियों में अच्छे लगते हैं। ये असल जिंदगी है मेरे भाई। यहाँ सिर्फ पेट की भूख, काम का बोझ और थकान ही असली भूत है। तू बस शांति से बैठ और घर पहुंचने के सपने देख। भोला ने हरवन की बात काटते हुए गंभीर स्वर में कहा, नहीं हरवन, बिरजू गलत नहीं कह रहा। हमारे गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस जंगल की मिट्टी में कुछ तो अजीब है। लोग रास्ता भूल जाते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं और फिर वो कभी नहीं मिलते। हमें इस शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। भोला की नजरें बाहर के अंधेरे में कुछ तलाश रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार देख रही है। रामू ने स्टीयरिंग संभालते हुए आईने में सबको देखा और बोला, देखो भाइयों, बहस बंद करो। हमें हफ्तों बाद छुट्टी मिली है। बीवी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। अगर हाईवे से जाते तो कल सुबह पहुंचते। इस रास्ते से हम 2 घंटे में अपने गांव की सीमा पर होंगे। और रही बात छलावे की, तो जब तक मैं स्टीयरिंग पर हूं, कोई छलावा हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। रामू का आत्मविश्वास देखकर बाकी तीनों चुप हो गए, लेकिन जंगल की चुप्पी कुछ और ही कह रही थी। अचानक इंजन ने एक अजीब सी आवाज की, जैसे किसी ने लोहे के दांतों के बीच पत्थर डाल दिया हो। बस झटके खाकर रुक गई। हेडलाइट की रोशनी में सामने सड़क के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी। चारों के माथे पर पसीना आ गया। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी उपस्थिति उस वीरान जंगल में किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी खाल हड्डियों से चिपकी हुई थी और आंखें किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थी। वो बूढ़ा हिल नहीं रहा था, बस एकटक बस की ओर देख रहा था। हवा अचानक रुक गई थी और जंगल के कीड़े मकोड़ों की आवाजें भी शांत हो गई थी। ऐसा सन्नाटा पसर गया था जिसे मौत की खामोशी कहा जा सकता है। रामू बस से नीचे उतरा। उसके पीछे बाकी तीनों भी थे। डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए रामू ने हिचकिचाते हुए पूछा, काका, आप इस अंधेरी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपके कपड़े कहाँ गए? कोई अनहोनी हुई है क्या? रामू के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी टॉर्च चलाई, लेकिन रोशनी उस बूढ़े के शरीर पर पड़ते ही जैसे सोख ली जा रही थी। बूढ़े की त्वचा पीली और झुर्रियों से भरी थी और उसकी नाभि के पास एक गहरा काला निशान था जो धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। उसकी हंसी में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे सूखे पत्तों पर कोई रेंग रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, बच्चों, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ तो परिंदा भी पर मारने से डरता है। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, बस एक खालीपन था। उसकी सांसें नहीं चल रही थी, फिर भी वो बोल रहा था। हरवन ने आगे बढ़कर पूछा, काका, हम तो घर जा रहे हैं, पर आप इस सुनसान जगह पर अकेले? हरवन को अब भी लग रहा था कि शायद ये कोई पागल भिखारी है जो रास्ता भटक गया है। बूढ़े ने जंगल की गहराई की ओर इशारा किया, जहां अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी देख पाना असंभव था। मेरा घर पास ही है, बहुत सुकून है वहां। क्या तुम लोग मेरे घर चलना चाहोगे? मेहमान बनकर आओ, थोड़ा विश्राम कर लो। भोला का मन घबरा रहा था। उसकी छठी इंद्रियों उसे खतरे का संकेत दे रही थी। उसे महसूस हुआ
कि सड़क के किनारे की झाड़ियों से कई और आंखें उन्हें देख रही हैं। उसने तुरंत टोका, नहीं काका, हमें बहुत जल्दी है। आप बस अपना ख्याल रखिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए। ठीक है बच्चों, जैसा तुम चाहो, पर याद रखना, इस जंगल के बारे में जो सुना है वो सच भी हो सकता है। अपना ख्याल रखना। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो किसी शिकार को देख रहा हो। वो पीछे की ओर मुड़ा, लेकिन उसके कदम जमीन पर आवाज नहीं कर रहे थे। इतना कहकर वो बूढ़ा घने झाड़ झंखाड़ की ओर मुड़ा। अभी उसने 4 कदम ही रखे थे कि वो अचानक हवा में विलीन हो गया। न कोई आहट हुई, न झाड़ियां हिली। वो बस भाप की तरह उड़ गया, मानो वो कभी वहां था ही नहीं। अरे वो कहाँ गया? बिरजू चिल्लाया। उसकी आवाज डर से फटी जा रही थी। वो अपनी जगह पर जड़ हो गया था। वो तो अभी यही था, गायब हो गया। भोला की चीख निकल गई। हरवन के भी होश उड़ चुके थे। उसका तर्कवाद अब दम तोड़ रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं। चलो बस में बैठो, यहां से भागो। वे चारों अपनी जान बचाने के लिए पीछे की ओर पलटे। जैसे ही वे पीछे मुड़े, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां कुछ देर पहले विशाल 7 टन की रोडवेज बस खड़ी थी, वहां अब सिर्फ खाली सड़क और धूल थी। बस गायब हो चुकी थी। न टायरों के निशान थे, न हेडलाइट की रोशनी। चारों ओर सिर्फ वही अनंत अंधेरा था जो अब उन्हें निकलने के लिए आगे बढ़ रहा था। बस कहाँ गए? रामू, तूने हैंड ब्रेक तो लगाया था ना? हरवन बदहवास होकर चिल्लाया। रामू ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों में दहशत और गुस्सा एक साथ तैर रहे थे। मैंने यहीं खड़ी की थी। इतनी बड़ी बस कोई उठाकर नहीं ले जा सकता। बिरजू, तू सही कह रहा था। ये वो बूढ़ा ही था। उसने हमें बातों में उलझाया और उसके गैंग ने बस उड़ा दी। रामू को अब भी लग रहा था कि ये कोई सोची समझी डकैती है, क्योंकि उसका दिमाग इस परा भौतिक घटना को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। भोला कांपते हुए बोला, नहीं रामू, वो इंसान नहीं था, वो छलावा था। देखो, धुंध बढ़ रही है। सचमुच चारों ओर से एक सफेद गाढ़ी धुंध उठने लगी थी, जो बर्फीली ठंडी थी। उस धुंध में से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ अपना नाम पुकार रहे हों। कहीं से पायल की खनक आती तो कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज। रामू गुस्से में आपा खो बैठा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो वहीं गया है। वो जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बाकी तीनों ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे आवाजें दी, पर रामू जैसे किसी सम्मोहन में था। वो अंधेरे में ओझल हो गया। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई और फिर पूरी तरह शांत हो गई। रामू झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ा। उसके पैर कांटों से लहूलुहान हो रहे थे, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे सामने एक धुंधली आकृति दिखी। उसे लगा कि वो बूढ़ा फिर से मिल गया है। रुको बूढ़े, तुझे क्या लगा हम बेवकूफ हैं? बस कहां छुपाई है? जैसे ही रामू उस आकृति के पास पहुंचा, उसके प्राण सूख गए। उसने देखा कि वो कोई बूढ़ा नहीं था, एक लंबा खौफनाक जीव खड़ा था, जिसका चेहरा भेड़िए जैसा था और शरीर इंसानी। उसकी लंबाई कम से कम 7 फीट थी और शरीर पर घने काले बाल थे। उसकी आंखों से पीली रोशनी निकल रही थी और उसके जबड़े से लार टपक रही थी। इससे पहले कि रामू कुछ समझ पाता, उस जीव ने एक भयानक गर्जना की और रामू पर झपट्टा मार दिया। इधर सड़क पर तीनों इंतजार कर रहे थे। समय जैसे थम गया था। हर पत्ता हिलने पर वे उछल पड़ते थे। जंगल अब उनके चारों ओर छोटा होता जा रहा था, जैसे पेड़ करीब खिसक रहे। 15 मिनट हो गए। ये रामू भी नहीं, बस कंपनी की थी, छोड़ी हो गई तो रिपोर्ट लिखवा देते। जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? बिरजू, जा देख कर आ। हरवन खुद जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी टांगें कांप रही थी। बिरजू ने साफ मना कर दिया। मैं अपनी जान देने नहीं जाऊंगा। वो छलावा अब हमें एक एक करके बुलाएगा। हमने उसे देख लिया है, अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। मेरी माँ ने कहा था कि काल खेत से कभी मत गुजरना। मैंने उनकी बात नहीं मानी। दत्त तेरी की, तुम सब डरपोक हो, मैं देख कर आता हूं। हरवन ने झूठी हिम्मत जुटाई और
जंगल की ओर चल दिया। वो अपने फोन की टॉर्च चलाकर आगे बढ़ा, लेकिन रोशनी कुछ ही मीटर दूर जाकर धुंध में खो जाती थी। उसने 2-4 बार रामू का नाम पुकारा, पर जवाब में सिर्फ उसकी अपनी ही प्रतिध्वनि लौट कर आई। कुछ देर बाद हरवन वापस आता दिखाई दिया। उसकी चाल कुछ अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन पर पूरी तरह नहीं पड़ रहे हो, बल्कि वो हवा में थोड़ा तैर रहा हो। बिरजू और भोला की जान में जान आई। उन्हें लगा कि सब ठीक है। हरवन बोला, अरे यार, रामू तो पीछे ही खड़ा है, चल छोड़, बस पैदल ही निकल लेते हैं। हरवन की मुस्कान बहुत चौड़ी थी, इतनी चौड़ी कि उसके जबड़े असामान्य लग रहे थे और उसके दांत पहले से ज्यादा नुकीले दिख रहे थे। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही रामू रोशनी में आया, भोला को कुछ अजीब लगा। रामू और हरवन दोनों के शब्द एक साथ निकल रहे थे, जैसे कोई एक ही व्यक्ति 2 आवाजों में बोल रहा हो। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें स्थिर थीं और वे पलकें नहीं झपका रहे थे। उनकी त्वचा ठंडी और नीली पड़ चुकी थी। भोला ने चिल्लाकर कहा, बिरजू पीछे हट, ये हमारे दोस्त नहीं है। भोला ने गौर किया कि उन दोनों की परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी। सामने खड़े रामू और हरवन के चेहरे अचानक पिघलने लगे। उनकी खाल मोम की तरह नीचे गिरने लगी और हड्डियां चटकने लगी। दोनों के शरीर आपस में जुड़ गए, खाल आपस में सिलने लगी और वही विशाल भेड़िए जैसा छलावा सामने खड़ा था। अब वो पहले से भी ज्यादा बड़ा और भयानक लग रहा था। उसकी लार टपक रही थी और नाखूनों से ताजा खून बह रहा था। संभवतः वो खून रामू और हरवन का था। तुम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। छलावे की आवाज चारों दिशाओं से गूंजी। यह आवाज उसके मुंह से नहीं बल्कि हवाओं से आ रही थी। यहां जो आता है वो मेरा भोजन बनता है। सदियों से यहां कोई इंसान जीवित नहीं लौटा। तुम्हारी आत्माएं अब इसी जंगल के पेड़ों में कैद रहेंगी। भोला भाई, अब हम नहीं बचेंगे। हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हमें कोई नहीं बचाएगा। छलावा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वो उनके डर का आनंद ले रहा था, क्योंकि छलावे इंसानी खौफ से अपनी शक्ति खींचते हैं। भोला को अचानक अपने बचपन की एक बात याद आई। उसके गांव के एक पुराने ओझा काका ने बताया था कि छलावे मायावी होते हैं। वे आंखों को धोखा दे सकते हैं, पर वे एक चीज से बहुत डरते हैं, शुद्ध अग्नि और लालटेन की तीव्र रोशनी। उन्हें अंधेरा और भ्रम पसंद है और रोशनी उनकी माया को काट देती है। भोला के पास बस से नीचे उतरते समय ली गई एक पुरानी लालटेन थी। उसने उसे बस के पायदान से उठाया था जब वे नीचे उतरे थे। शायद ईश्वर ने ही उसे यह बुद्धि दी थी। उसने उसे कस कर पकड़ा। लालटेन की लो मध्यम थी, लेकिन वो अभी भी जल रही थी। आज नहीं। भोला चिल्लाया और उसने पूरी ताकत से लालटेन छलावे के ऊपर फेंक दी। लालटेन उस जीव की छाती से जाकर टकराई। कांच टूटा और तेल के साथ आग उस जीव के शरीर पर फैल गई। आग लगते ही छलावे का शरीर काला पड़ने लगा और वहां से नीले रंग का धुआं निकलने लगा। वो कोई साधारण आग नहीं थी, बल्कि छलावे की माया के खिलाफ एक हथियार बन गई थी। छलावा दर्द से तड़प उठा। उसकी चीखें ऐसी थीं जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। पूरे जंगल में उसकी भयानक कराह गूंजने लगी, जिससे पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे। आग की रोशनी जैसे ही फैली, जंगल का परिदृश्य बदलने लगा। गायब हुई बस अचानक वहीं खड़ी दिखाई देने लगी। वो कहीं गई ही नहीं थी, बस छलावे ने उनकी दृष्टि बांध दी थी। धुंध छटने लगी और रात का कालापन कम होने लगा। ये तूने ठीक नहीं किया भोला। मैं वापस आऊंगा। इस बार जंगल में नहीं, तेरे गांव आऊंगा। तेरे पूरे गांव को जहन्नुम बना दूंगा। मेरा नाम याद रखना, काल पुरुष। उसकी आकृति धुएं में बदल गई और वो जमीन में धंस गया, जहां से एक काला धुआं आसमान की ओर उठ गया। भोला, ये सब क्या था? क्या हम सच में बच गए? ये छलावा था बिरजू। आज तो हम बच गए, पर उसने गांव आने की धमकी दी है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। चल रामू, और हरवन को खोज। वो अभी जिंदा होंगे।
उन्हें अस्पताल भी लेकर जाना है और गांव वालों के खबर भी देनी है।